Let's wait for the notification. Start. Okay. So we are now recording जी. जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे वो ये है कि हमारे पास सारा जो इशू आता है दैट स्टार्ट्स विद द डेटा, कि डेटा आपके पास बढ़ रहा था, इस डेटा को अरेंज करना था आपने, यू नीडेड अ वे टू डू दैट. उस डेटा सारे को मैनेज करने के लिए आपने कहा कि इसको स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए यू नीडेड अ स्कीम. उस स्कीम को आइडेंटिफाई करने के लिए और रिक्वायरमेंट्स को करेक्टली समझने के लिए आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग का एक पूरा प्रोसेस रन करते हैं आप यूजुअली. ठीक है. रिक्वायरमेंट गैदरिंग जब हो जाती है तो उसकी बेस पे आपने कोई प्रिंसिपल्स यूज़ करने होते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स एंड मेक एन इम्प्लीमेंटेशन दैट इज़ सूटेबल फॉर द गिवन ऑर्गेनाइजेशन या रिक्वायरमेंट्स. तो इसके लिए जो एक मेथडोलॉजी हमने पढ़ी है दैट वाज ईआर मॉडलिंग, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग. ईआर मॉडलिंग के अंदर हमने देख लिया कि किस तरीके से ईआर डायग्राम बनेगी, कौन से कॉन्सेप्ट्स को हम रिलेशनशिप के फॉर्म में मैप करेंगे, कौन से जो कॉन्सेप्ट्स हैं दे विल बी कंसिडर्ड एज एंटिटीज़, और फिर उनके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे. फिर ईआर मॉडल जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो देन वी हैड आल्सो लुक्ड इनटू रिलेशनल मॉडल कन्वर्जन, के आपने रिलेशनल मैपिंग ईआर मॉडल से कैसे करनी है. इसके बारे में हमने देखा था कि जब रिलेशनल मैपिंग आपने करनी होती है तो वी हैव अ सेट ऑफ रूल्स, और उन रूल्स को आप फॉलो करते जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप वो पूरा जो ईआर मॉडल होता है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ रिलेशनल मॉडल. वंस अ रिलेशनल मॉडल इज़ कंप्लीटेड, एक आपके पास आ गया कि ये रिलेशंस होंगे, ये रिलेशंस होंगे और ये रिलेशंस होंगे, इन रिलेशंस किन किन रिलेशंस का आपस में क्या ताल्लुक होगा, यानी कि वो ताल्लुक डिफाइन करने के लिए यूजुअली हम प्राइमरी की और फॉरेन की रेफरेंसिंग यूज़ कर रहे होते हैं. तो ये सारे जब एस्पेक्ट्स आपको क्लैरिफाई हो जाते हैं फिर आप कहते हैं कि नाउ वी नीड टू क्रिएट द फिजिकल स्ट्रक्चर्स, कि एक्चुअल में स्टोरेज स्ट्रक्चर्स डिफाइन किए जाएं मेमोरी के अंदर, क्योंकि इससे पहले जितना काम था दैट कैन आल्सो बी डन ऑन पेपर, तो वो उसके लिए आपको कोई एज सच मेमोरी रिक्वायरमेंट नहीं थी. लेकिन इससे आगे तो अब आपने ज़ाहिर है स्ट्रक्चर्स डिफाइन करने, तो स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, वो डिफाइन करने के लिए आपने कहा कि भाई एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो ओवरऑल पूरी चीज़ को यूज़ करे, एंड दैट सॉफ्टवेयर वाज रेफर्ड एज DBMS. ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिट्स ऑन टॉप ऑफ द डेटा और वो पूरे डेटा को मैनेज करेगा. अब DBMS से कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास एक लैंग्वेज आ जाती है, दिस लैंग्वेज इज़ कॉल्ड SQL. और इस SQL लैंग्वेज का एक कंपोनेंट है जो कि स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने के लिए आपको सेट ऑफ रूल्स देता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. इस DDL लैंग्वेज के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप स्ट्रक्चर्स को क्रिएट भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स को चेंज भी कर सकते हैं, एंड इवन इफ़ यू वांट टू ड्रॉप अ स्ट्रक्चर, उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट एज वेल. वंस यू हैव क्रिएटेड द स्ट्रक्चर्स, नाउ द रिक्वायरमेंट अराइजेज कि आपने डेटा को फर्दर उसके अंदर स्टोरेज उसके अंदर जब करनी है, डेटा नया डेटा ऐड करना है, पुराने डेटा को रीड करना है, पुराने डेटा को चेंज करना है, या इवन इफ़ यू वांट टू डिलीट एनी ऑफ दैट डेटा, तो उसके लिए आपके पास क्या सपोर्ट अवेलेबल होगी. सो इस चीज़ को यूज़ करने के लिए अगेन आप SQL को रेफ़र करते हैं, और SQL के अंदर आप कहते हैं कि हमारे पास एक चीज़ है जी DML, दैट इज़ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. इस डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को आप यूज़ करेंगे फॉर द डेटा, और इस DML के थ्रू ही आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में किस तरीके से इंफॉर्मेशन को आपने स्टोर करना है, उसको रीड करना है और अपडेट वगैरह करना है. इसके जो जितने अलाउड ऑपरेशंस हैं उनको याद रखने के लिए आपने एक एक्रोनिम हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड CRUD ऑपरेशंस. ठीक है. C इज़ फॉर क्रिएट, क्रिएट के लिए आप इंसर्ट की कमांड यूज़ करते हैं. R इज़ फॉर द रीड ऑपरेशन, रीड करने के लिए आप सेलेक्ट की कमांड्स यूज़ करते हैं. U इज़ फॉर अपडेट ऑपरेशन, जिसके लिए आप अपडेट का ही कीवर्ड यूज़ करते हैं. और डिलीट, D इज़ फॉर डिलीट, यानी कि आप कोई टपल डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप डिलीट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, सो दैट इज़ फॉर द डिलीट ऑपरेशन. सो यहाँ तक तो आपके पास एक सिस्टम के अंदर एक स्टोरेज मैकेनिज्म डिफाइन करना, उसके अंदर उसके स्ट्रक्चर्स बनाना, उसमें डेटा इंसर्ट करना, डिलीट करना, फ्रॉम द प्रोग्रामर्स पर्सपेक्टिव हो गया. लेकिन हम ये कहते हैं कि एक जो कंप्लीट डेटाबेस सिस्टम होता है वो डेटाबेस दैट इज़ अ लिटिल बिट मोर देन जस्ट ए DBMS. कंप्लीट जो डेटाबेस सिस्टम है इट इन्वॉल्व्स द प्रेजेंस ऑफ एन एप्लीकेशन एज वेल. तो उसके अंदर DBMS के साथ जो इंटरेक्ट करने वाली चीज़ होती है वो एक एप्लीकेशन होती है,
और ये एप्लीकेशन होती है जिसके साथ असल में कोई भी यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होता है। इसकी अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो आपके पास एग्जांपल आ जाएगी जी कि आप लोग एज यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं फेसबुक की एप्लीकेशन, व्हाट्सएप की एप्लीकेशन, उसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर एप्लीकेशन जो कि किसी डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रही हैं एंड यू डोंट नो कि वहाँ पे DBMS कौन सा इंस्टॉल्ड है, DBMS की क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं, डेटा के जो स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कौन-कौन से टेबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, यू डोंट नो एनी ऑफ दोज़ थिंग्स एंड स्टिल यू आर सक्सेसफुली यूजिंग द कंप्लीट प्लेटफॉर्म्स। The reason is कि वो एक एब्स्ट्रैक्शन दे दी गई है। दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर कोर्स सेक्शन, डिफरेंट सेक्शंस के, जहाँ पे हमने डेटा एब्स्ट्रैक्शन की और ईज और कॉम्प्लेक्सिटी और उन सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था। तो अब यूज़र आपके पास एप्लीकेशंस यूज़ कर रहा है। एप्लीकेशन के अंदर अगर आप देखते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। इसके अंदर आपके पास एक तो सिंपल आ जाती हैं जो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, जो आपके पास डेस्कटॉप पे यूज़ हो रही होती हैं। देन देयर आर मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस, ठीक है, मोबाइल के ऊपर आप यूज़ करें। इट कैन बी एन एप्लीकेशन, इट कुड बी अ गेम, इट कुड बी एनी थिंग दैट यू वांट। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो आपके पास अब जो एक और काइंड ऑफ एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, दैट इज़ स्मार्ट डिवाइसेस, जो आपके पास वियरेबल्स की कैटेगरी में आ रही हैं, ठीक है। वियरेबल्स के अंदर आपके पास लेट्स से स्मार्ट वॉच हो सकती है। अब वो स्मार्ट वॉच की कोई ऐप हो सकती है, लेट्स से जो कैलेंडर की ऐप है उसके अंदर बन गई है कि जी आपके जो मोबाइल के कैलेंडर पे कोई रिमाइंडर आना था, तो वो रिमाइंडर आपकी वेरिएबल वॉच जो होती है वो एट दैट टाइम वाइब्रेट करती है और आपको नोटिफिकेशन शो करती है कि देयर वाज समथिंग दैट नीडेड टू बी डन। इसी तरह इट कुड बी कि वो आपके हार्ट बीट को ट्रैक कर रही हो और वो फिर कम्युनिकेट कर रही हो टू अ सर्वर, और सर्वर से लेट्स से आपका जो भी कोई किसी पेशेंट का कोई कंसल्टेंट है उसके पास वो सारे चार्ट्स बन रहे होंगे, इस बंदे का ओवरऑल जो लेट्स से हार्ट बीट का रेट है वो इतना रहा है ओवर द लास्ट 24 आवर्स, और उसके अंदर अगर कोई स्पाइक्स आती हैं या सिग्निफिकेंट ड्रॉप्स आते हैं तो दोज कंसल्टेंट्स में भी वार्न कि भाई इस ये जो पेशेंट है इसकी ट्रीटमेंट के अंदर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है। एंड देन वी ऑल्सो हैव अनदर वेरी कॉमनली यूज इंटरफेस जिसको आप कहते हैं जी वेब बेस्ड इंटरफेस। अब ये वो वेब बेस्ड इंटरफेस होता है जिसके अंदर आपके पास जो भी ब्राउज़र होता है वो उस चीज़ को डिस्प्ले कर रहा होता है और आपको कोई ना कोई आउटपुट दिखा रहा होता है। सो ऑल ऑफ दीज इंटरफेसेस आर परफेक्टली वैलिड। इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ की जा सकती है। अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यूजुअली वी कैन बिल्ड यूजिंग अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। इसके अंदर आपके पास C++ भी आ जाती है, सी भी आ सकती है। यू कैन ऑल्सो यूज़ विजुअल या .NET जो लैंग्वेजेस हैं, .NET का फ्रेमवर्क है, इसके अंदर आपके पास C# इज़ कॉमनली यूज लैंग्वेज। उसके अलावा जावा इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड है। मोबाइल इंटरफेस की जब बात आती है तो मोबाइल में यूजुअली आपके पास दो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, एक एंड्रॉयड है एंड द सेकंड वन इज़ iOS, ठीक है। तो इन दो प्लेटफॉर्म्स के लिए डेवलपमेंट की जाती है और इन दो प्लेटफॉर्म्स के लिए अगेन रेंज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस आर बीइंग यूज्ड। एंड्रॉयड की अपनी लैंग्वेज भी है कोटलिन, जो कि गूगल ने लॉन्च की थी। उसके अलावा आप जावा के अंदर भी इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। iOS का अपना उनका फ्रेमवर्क है जो कि ऑब्जेक्टिव सी भी यूज़ करता था और अब वो स्विफ्ट की लैंग्वेज है, तो उसके अंदर भी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। स्मार्ट वेरिएबल डिवाइसेस के अंदर जो डेवलपमेंट है दैट इज़ मोर डिपेंडेंट ऑन कि वो किस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसी प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंगली आपके पास यूजुअली डेवलपमेंट हो रही होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ दिस वेरिएबल क्योंकि इनके अंदर कंप्यूटेशनल पावर कम है, आप पावर सेविंग भी करना चाहते हैं, तो यूजुअली वो किसी लो लेवल लैंग्वेज लेट्स से C++ वगैरह के साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में यूज़ की जा रही होती हैं। देन वी हैव द वेब बेस्ड इंटरफेस। वेब बेस्ड के लिए भी देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। वेब बेस्ड के अंदर आपके पास दो किस्म की मेन कैटेगराइजेशन आ सकती हैं। एक आती है जी क्लाइंट साइड की लैंग्वेजेस आ जाती हैं और दूसरी आती हैं सर्वर साइड पे जो एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। लेट्स से कि अगर हम बात करेंगे क्लाइंट साइड की तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज़ जावास्क्रिप्ट। नाउ यू हैव टू रिमेंबर और कि जावा इज़ डिफरेंट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। जावा लैंग्वेज इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, जावास्क्रिप्ट एक अलग लैंग्वेज है, ठीक है। और सर्वर साइड लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो सर्वर साइड के ऊपर वन ऑफ द वेरी कॉमनली नोन लैंग्वेजेस इज़ PHP। उसके अलावा आप पाइथन, रूबी और इस तरह की डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हैं, दीज यू कैन यूज़ फॉर योर प्रोजेक्ट एज वेल। इनमें से कोई भी आप यूज़ करेंगे दैट इज़ परफेक्टली फाइन। हमारा जो आज की लैब है इट इज़ मोर फोकस्ड टूवर्ड्स PHP, ठीक है।
तो हम आज की लैब में ज़्यादा डिस्कशन कर रहे होंगे रिगार्डिंग हाउ डिफरेंट थिंग्स इन PHP वर्क, और उसके अंदर हम लोगों किस तरीके से अपना एक सिंपलेस्ट सा सिस्टम बना सकते हैं। सो PHP से पहले अगर हम देखें तो एक जो छोटी सी चीज़ ज़रूर आई वुड लाइक टू मेंशन हेयर कि हमारे पास एक चीज़ होती है जी, ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र जो है असल में वो क्या करता है कि जो वेब पेजेस होते हैं उन वेब पेजेस के कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और वेब ब्राउज़र के पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उन रूल्स का उसको पता है कि अगर ये चीज़ इस तरह से हो रही होगी तो इसको कैसे डिस्प्ले कराना है। और वो जो रूल्स हैं दे हैव बीन डिफाइंड यूजिंग अ लैंग्वेज, अ सेट ऑफ टैग्स which is referred as HTML hypertext markup language। ये hypertext markup language आप लोगों ने अपने किसी इनिशियल कोर्स के अंदर भी डिस्कस की होगी, जहाँ पे आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि HTML के अंदर डिफरेंट टैग्स होते हैं और वो टैग्स क्या कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वी मे हैव अ टैग ऑफ आई, और इसका एक स्टार्टिंग टैग होता है एंड देन वी हैव अ क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग का एक स्पेशलिटी बस ये होती है कि उसके अंदर एक स्लैश होती है, फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू ये रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसके बीच में अगर मैं कोई भी चीज़ लिख दूंगा तो लेट्स से आई के टैग के अंदर मैंने लेट्स से लिख दिया ABC, तो अब वो इस स्पेसिफिक स्ट्रिंग को, इस स्पेसिफिक वैल्यू को एक डिफरेंट तरीके से उसकी फॉर्मेटिंग करेगा। इन दिस केस आई का मतलब होता है कि ये इटैलिक कर देगा। अगर मैंने उसको बोल्ड के टैग में लिख दिया तो वो उसको बोल्ड कर देगा। और इसी तरीके से देयर कुड बी अ नंबर ऑफ टैग्स। सिमिलरली आपके पास अगर आप किसी खास फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन शो कराना चाह रहे हैं तो आपके पास टेबुलर फॉर्म सपोर्टेड होती है। उसके अलावा आप कोई अगर लेट्स से बुलेट फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं तो लिस्ट के तौर पे आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करा सकते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं टू रेंडर हाउ इंफॉर्मेशन इज़ शोन। तो ये आप ब्राउज़र को बताते हो, ब्राउज़र को फिर उसके बाद वो डिस्प्ले करने के बारे में पता होता है। अच्छा, सो दिस इज़ द HTML। इसी HTML के ऊपर अगर आप फर्दर ऐड ऑन करना चाहें, जो कि इसके ऊपर कलरिंग करके चीज़ों को ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाना चाहें तो उसके लिए आपके पास CSS यूज़ होती है, विच इज़ द कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS इज़ द एस्पेक्ट के जो स्टाइलिंग पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़र इंटरफेस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के केस में इवन इफ़ यू डोंट यूज़ एनी CSS दैट इज़ परफेक्टली फाइन। हम लोग इस वक्त बात करें सिर्फ फंक्शनैलिटी की, क्योंकि हमारा कोर्स वेब डेवलपमेंट नहीं है। सो वी डोंट रियली वी आर नॉट रियली कंसर्न्ड कि भाई आप CSS कितने अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। व्हाट इट हैज़ टू डू इज़ के फंक्शनल आपका एस्पेक्ट्स कंप्लीट होने चाहिए प्रोजेक्ट परस्पेक्टिव से, एंड इफ़ दैट इज़ कंप्लीटेड, दैट इज़ अचीव्ड, तो यू विल बी ग्रेडेड फाइन। तो ये आपके पास CSS आ जाती है। अब इस CSS और HTML के अंदर स्टैटिक चीज़ें होती हैं, इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती। जो चीज़ चेंज होनी होती है वो आपके सर्वर साइड पे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हुए होती है। उसके लिए आप PHP भी यूज़ कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। These are two of the most common for web language, for web development। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ट्यूटोरियल्स आपको नेट पे भी बहुत सारे मिल जाएंगे। हमारा फोकस इज़ टूवर्ड्स PHP। PHP की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक मैं सैम्पल स्क्रिप्ट ले लेता हूँ जो कि आपके पास फाइल में भी अवेलेबल है। इस फाइल का नाम है जी testform.html। आई होप दिस इज़ रीडेबल फॉर यू पीपल। इसके अंदर आपके पास एक तो टैग है जी HTML का। इस HTML टैग के बाद आपके पास ये ओपनिंग टैग है, और इस ओपनिंग टैग का जो क्लोजिंग टैग है दैट इज़ हियर। और ये पता कैसे लग रहा है कि ये क्लोजिंग टैग है? इट इज़ बाय दिस स्लैश साइन, ठीक है। और ये एक स्टैंडर्ड HTML का फॉर्मेट होता है कि HTML किसी भी वेब की फाइल स्टार्ट्स विद HTML एंड्स विद HTML, और HTML के बाद एक बॉडी का टैग होता है जिसमें मेजर जो कंटेंट डिस्प्ले कराना होता है दैट इज़ इनक्लोज्ड विद इन द बॉडी। तो बॉडी का टैग स्टार्ट हो रहा है, बॉडी का टैग एंड हो रहा है। अब उसके बीच में अभी हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम इस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे कि यूज़र से अगर आपने इन्फॉर्मेशन फेच करनी है, यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेनी है, इनपुट लेनी है, तो आप कैसे लेंगे। तो उसके लिए एक चीज़ हम यूज़ करते हैं, एक कॉन्स्ट्रक्ट है दैट इज़ फॉर्म। तो फॉर्म का हमने यहाँ पे टैग यूज़ किया है। ये टैग ओपन यहाँ पे हो रहा है और इस टैग का जो ओपनिंग टैग है वो इधर क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो ये इससे पीछे पीछे ये जो दो चीज़ें एक्शन और मेथड हैं,
ये दोनों इसके एट्रीब्यूट्स हैं, और फिर ये टैग एंड हो रहा है इस पॉइंट पे। अच्छा, ये एक्शन के अंदर जो बात बताई जा रही है, एक्शन में बताया जा रहा है कि जी एक्शन ये करना है आपने कि वेलकम डॉट PHP, एक आपने नाम बता दिया, एक फाइल का नाम बता दिया, PHP फाइल थी तो उसका नाम वेलकम रख दिया आपने और उसका फॉर्मेट PHP है। इस फाइल को आपने, मकसद ये है कि ये फॉर्म होगा, एक वेब फॉर्म आप बनाएंगे, उस फॉर्म को जब आप एंटर सबमिट करेंगे, जस्ट लाइक जैसे आप लॉग इन करते हैं तो आपके पास दो फील्ड्स होती हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड की, और उसके बाद आप एंटर का या साइन इन का बटन दबाते हैं, तो इसी तरह जब वो बटन दबाया जाएगा तो वेलकम डॉट PHP की फाइल को एग्जीक्यूट करना है। सो एक्शन का मतलब ये है कि इस फाइल को एग्जीक्यूट करना, जब फॉर्म सबमिट होगा तो इस वाली फाइल के पास जाना है और इसको एग्जीक्यूट करना है, वो आपको फर्दर प्रोसेस करेगी। और ये मेथड इज इक्वल टू पोस्ट इज समथिंग जो आप स्पेसिफाई करेंगे, ये जो इस पेज की इंफॉर्मेशन है इसने वेलकम डॉट PHP के पास कैसे जाना है, यानी सर्वर पे कैसे ट्रांसफर करना है। सो इसके अंदर दो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, गेट का मेथड भी होता है, पोस्ट का भी। फॉर सिंप्लिसिटी यू कैन सिंपली यूज द पोस्ट मेथड ऑलवेज, ठीक है। फिर ये आपने नेम इज जस्ट अ स्ट्रिंग, ये आपने एक स्ट्रिंग लिख दिया जो कि डिस्प्ले होगा एज इट इज, ब्राउजर इसको डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, यहाँ पे फिर आपने एक नया टैग यूज किया इनपुट का, और इस इनपुट टैग के अंदर आपने बताया कि जी इसकी इनपुट की टाइप टेक्स्ट है। तो अब आपने ये बता दिया कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एंटर की जाएगी, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ ड्रॉप डाउन मेन्यू, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ रेडियो बटन, बल्कि वो टेक्स्ट की फॉर्म में यूज़र इनपुट करेगा। एंड देन यू हैव सेड कि इस वाली फील्ड को जब आपने आइडेंटिफाई करना हो तो इसका नेम जो होगा दैट इज़ गोइंग टू बी नेम। द रीज़न ये वाला ब्लू में जो नेम लिखा हुआ है इसकी वजह यह है कि आप एक्चुअली यूज़र से उसका नाम पूछ रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद BR का टैग है, दिस BR टैग इज़ फॉर न्यू लाइन। तो इससे सिर्फ ये होता है कि वो जो उसके बाद जो चीज़ें लिखी हुई आएंगी दे विल बी शोन इन द सेपरेट न्यू लाइन, तो वो अगली लाइन में आ जाएंगी ब्राउज़र के अंदर। अगली लाइन में क्या शो होगा जी, ईमेल शो होगा इसी तरह से, और फिर एक नया इनपुट फील्ड शो होगी जिसका टाइप तो टेक्स्ट ही होगी लेकिन उसका नेम ईमेल होगा। एंड देन देयर इज अगेन दिस BR, ये अगेन न्यू लाइन वाला एस्पेक्ट आ जाएगा आपके पास। और फिर इनपुट टाइप, अब ये इनपुट ही है कि ये भी यूज़र इनपुट कर रहा है, लेकिन वो क्या इनपुट कर रहा है, तो टाइप के अंदर आपने सबमिट लिख दिया। इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ टेक्स्ट फील्ड, दिस इज गोइंग टू बी अ बटन, और वो बटन जब क्लिक होगा तो सबमिशन हो जाएगी, ऊपर जो इन्फॉर्मेशन एंटर की थी दैट इज गोइंग टू बी सबमिटेड, और उसके बाद ये फॉर्म क्लोज हो गया। नाउ इफ वी हैव अ लुक एट व्हाट इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड, तो ये वो आउटपुट है जो आपको डिस्प्ले हो रही होगी जी। आपके पास सबसे पहले नेम आ गया, नेम के बाद आपके पास ये फील्ड आ गई है, ईमेल आ गई, ईमेल के बाद दोबारा आपके पास एक फील्ड आ गई है, एंड देन सबमिट का बटन। वंस यू क्लिक द सबमिट बटन, वट एवर इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन रिटन इन दीज टू फील्ड्स, ये चीज़ जो है वेलकम डॉट PHP वाली फाइल के अंदर सबमिट कर दी जाएगी। सो दिस इज़ अ जनरल आइडिया। अच्छा, मैं फॉर एग्जाम्पल ये इन्फॉर्मेशन लिख के मैं सबमिट कर देता हूँ इस फॉर्म के अंदर। मैंने उसको कह दिया जी कि नेम की जगह पे मैंने BSIT लिख दिया है, और ईमेल की जगह पे मैंने लिख दिया BSIT@buic.edu.pk। तो मैंने एक ईमेल लिख दी है और साथ में मैंने एक नेम लिख दिया है, और मैं आई एम नाउ प्रेसिंग द सबमिट बटन। व्हाट विल हैपन, इसके बाद क्या होना चाहिए, इस चीज़ को देखते हैं कि होना ये चाहिए एसेंशियली कि आपके पास वेलकम डॉट PHP की जो फाइल है दैट शुड गेट एग्जीक्यूटेड, और उसके अंदर कोई कोड होगा जो कि रन होगा। अब उसके अंदर क्या कोड होगा जो कि इस सारी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेगा और आपको उसके बाद प्रोसेस करेगा, इसको देख लेते हैं। सो दिस इज द कोड फॉर welcome.php। बिल्कुल सिंपलिस्टिक सा कोड है। इसके अंदर हम PHP यूज़ करेंगे, PHP लैंग्वेज के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज़ करेंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट न्यू बट इट्स नॉट टू कॉम्प्लेक्स। HTML टैग ओपन हुआ, बॉडी का टैग ओपन हुआ, HTML और बॉडी के टैग्स क्लोज हो गए। दिस इज द सेम थिंग। PHP के बारे में जो चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं, इनमें एक एस्पेक्ट ये है कि जब भी आप PHP आपको ये अलाउ करती है कि आप HTML और PHP के मोड के बीच में स्विच कर सकें, यानी कि आप HTML लिख रहे थे, लिखते लिखते आपको ये कोई ऐसा पॉइंट नज़र आया जहाँ पे आप चाहते हैं कि PHP का कोड लिख दूँ, तो यू कैन इमीडिएटली गो इनटू द PHP मोड। सर्वर उसको समझ जाएगा और वो वाली लाइन एग्जीक्यूट करके प्रोसेस करेगा, वो वाली लाइन को एग्जीक्यूट करके उसकी आउटपुट पास करेगा टू द यूज़र रिक्वेस्टिंग ब्राउज़र, ठीक है। अगर आप मोड स्विच करना चाहते हैं तो व्हाट यू सिंपली डू इज कि आप लेस देन का साइन, क्वेश्चन मार्क और उसके बाद PHP का कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है।
और जैसे ही आप मोड एंड करना चाहते हैं, आप दोबारा से क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं और आपके पास PHP का मोड टर्न ऑफ हो जाता है। अब इसके बीच में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी दैट विल बी ट्रीटेड एज समथिंग दैट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। को PHP की प्रोग्रामिंग की लाइन कंसिडर किया जाएगा इस चीज को, इन दो पैटर्न्स के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन होगी। सो यही काम जी यहाँ पे फर्स्ट लाइन में किया जा रहा है कि लेस देन क्वेश्चन मार्क और PHP का कीवर्ड यूज करके उसके बाद आपने फर्दर एक कमांड लिख दी है और यहाँ पे आपने PHP को क्लोज कर दिया। अच्छा, कमांड क्या थी? कमांड को अगर हम इंटरप्रेट करें तो एको का कीवर्ड होता है PHP में विच इज द सेम थिंग एज व्हाट वी यूज फॉर प्रिंट। हम जब कहते हैं कि प्रिंट करना है तो उसके लिए PHP के अंदर कीवर्ड इज एको। और इसके अलावा अगर एक और एस्पेक्ट हम याद रखना चाहेंगे, जब भी किसी वेरिएबल को हमने डिक्लेयर करना होता है या एक्सेस करना होता है तो हम वेरिएबल के नाम के साथ डॉलर का साइन यूज करते हैं। सो अगर आपने एक वेरिएबल बनाना है लेट्स से वार के नाम से, तो डॉलर वार लिख देंगे तो ये एक वेरिएबल बन जाएगा। अगर मैं कहता हूँ डॉलर GPA, तो अब ये आपके पास GPA के नाम से एक वेरिएबल बन गया। यहाँ पे भी हमने $_post लिख दिया है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि फॉर्म ने जो वैल्यूज पोस्ट के मेथड के थ्रू सबमिट की थी वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का तरीका है। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ एक्सेसिंग द पोस्ट इंफॉर्मेशन। जो फॉर्म की इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करने का ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है $_post। और उसके बाद आपने उस फील्ड का नाम लिख दिया जिसकी इंफॉर्मेशन आप फैच करना चाह रहे थे। तो आप फैच करना चाहते थे इंफॉर्मेशन फील्ड जिसका नाम है नेम। नेम की इंफॉर्मेशन आपने फैच कर ली। उसके बाद आपने एक न्यू लाइन के लिए टैग एंटर कर दिया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो स्ट्रिंग है दैट इज योर ईमेल एड्रेसेस, ये एज इट इज लिखा हुआ आएगा। और योर ईमेल एड्रेसेस के बाद दोबारा से PHP मोड ऑन हुआ है। इसके अंदर एको का कीवर्ड यूज किया है, इसका मतलब है प्रिंट करना है। प्रिंट क्या चीज करनी है? $_post वाले वेरिएबल में जो ईमेल का वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। सो वो अभी सारी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटपुट? जो फॉर्म के अंदर नेम के अंदर इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे प्रिंट हो रही है, उससे पीछे लिखा आ रहा है वेलकम। लेट्स से आपका नाम वेलकम एंड देन योर नेम, और उसके बाद योर ईमेल एड्रेस इज, ये स्ट्रिंग एज इट इज लिखा आएगा और वट एवर ईमेल एड्रेस यू हैव एंटर्ड वो यहाँ पे इस चीज़ के बजाय लिखा हुआ आ जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू बी द आउटपुट। लेट्स सी व्हाट इज डिस्प्लेड हियर। सो यू कैन हैव लुक हियर कि ये आपके पास फाइनल आउटपुट आ रही है। वेल जो आपने फॉर्म के अंदर इनपुट्स की थी BSIT, तो वो लिखा आ गया वेलकम BSIT, योर ईमेल एड्रेस इज bsit@buic.edu.pk। अच्छा, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी अभी तक हमने ये जो दो चीज़ें देखी हैं, दो फाइल्स थी। एक फाइल यूजर से इनपुट ले रही थी, दूसरी फाइल सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रही थी और यूजर ने जो इनपुट दिया वो सर्वर पे पहुंच गई है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। इसके बाद अब हम ये देखना चाहेंगे कि भाई अगर इन्फॉर्मेशन सर्वर पे पहुंच गई है तो सिर्फ सर्वर पे पहुंचानी तो नहीं थी इन्फॉर्मेशन को, तो एक्चुअली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कमांड्स रन करके डेटाबेस में स्टोर कराना था आपने। कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। लेट्स से यूजर इज साइनिंग अप, रजिस्टर कर रहा है, तो वो कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर होगी? उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमारे पास फिर आगे इसमें चीज़ें आ जाती हैं कि आप डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करेंगे। सो डेटाबेस से कनेक्ट करने का सिंपल तरीका है जी, आपके पास यहाँ पे दो किस्म की डिफरेंट लाइब्रेरीज आपको सपोर्टेड है PHP के अंदर। आप उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। एक का नाम है जी MySQLi और दूसरी है PDO। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आप किसके मेथड्स के साथ कंफर्टेबल हैं। इट में ऑल्सो डिपेंड कि किसकी जो कस्टमर इसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा आपको ईजी टू अंडरस्टैंड लगती है, आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज जस्ट फॉर द केस ऑफ MySQL की बात कर रहा हूँ। और अगर आप MySQL के अलावा लेट्स से आप माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं या यू आर गोइंग फॉर लेट्स से एनी अदर Firebase यूज़ कर रहे हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। Oracle यूज़ कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू लिटरली कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट MySQL क्योंकि हमारे पास जो ओपन सोर्स के अंदर दो इंटरफेसेस आ रहे हैं, वन ऑफ देम इज ZAMP एंड वन ऑफ देम इज WAMP। तो इन दोनों को आप यूज़ करके अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा।
MySQL कनेक्ट जब आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जी। DB सर्वर का नेम आप पास कर रहे हैं, यूज़र नेम पास कर रहे हैं और DB का पासवर्ड पास कर रहे हैं। तो यूज़र नेम और पासवर्ड तो आपके पास आ जाएंगे ऑब्वियसली कि यू नो कि उसको एक्सेस कैसे करना है। एंड देन देयर इज़ द सर्वर नेम। सर्वर नेम की बेस पे आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे होंगे कि सर्वर क्या है। ये सर्वर फॉर द डेवलपमेंट केसेस के जब हम अपने सिस्टम पे डेवलप कर रहे हैं तो इसका ये एड्रेस होता है जी 127.0.0.1। इसको हम लोकल होस्ट भी कहते हैं। ये सर्वर बनेगा कैसे, इसके लिए क्या चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। इसके अलावा ये BUIC इज़ जस्ट द डेटाबेस नेम और डेटाबेस की यूज़र का नाम है ये। एंड देन BSIT CS220L इज़ द पासवर्ड और माय डेटाबेस ये जो एस्पेक्ट है दिस इज़ द डेटाबेस नेम। अब ये मैंने एक एडिशनल पैरामीटर पास कर दिया जो यहाँ ऊपर शो नहीं था हो रहा। सो वन ऑफ द वेज टू डू इज़ कि आप यहाँ पे जब कनेक्ट करें तब ही डेटाबेस का नेम स्पेसिफाई कर दें। दिस इज़ एन ऑप्शनल पैरामीटर। अगर आप इसके साथ स्पेसिफाई नहीं करते तो देन व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप सेपरेटली स्पेसिफाई कर दें और उसके लिए MySQL select DB का फंक्शन अवेलेबल होता है। ये आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा होगा जी। आप ये MySQL select DB का फंक्शन यूज़ करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद सवाल ये आता है कि आपने अब क्वेरी करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन फेच करनी है, बेशक आपने इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करनी है, तो ये PHP के अंदर वो इन्फॉर्मेशन फेच या उसको इंसर्ट करने का क्या क्वेरीज लिखेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि डॉलर के साथ आप कोई भी वर्ड लिखेंगे तो इसका मतलब है आप एक वेरिएबल बना रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। जस्ट लाइक C++ में आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए डेटा टाइप के बाद वेरिएबल का नाम लिखते थे, यहाँ पे डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं होता। PHP इज़ अ लूजली टाइप्ड लैंग्वेज, तो इसके अंदर आपको डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करनी पड़ती। डिपेंडिंग ऑन व्हाट इन्फॉर्मेशन इज सेव्ड उसकी डेटा टाइप वही कंसिडर कर ली जाती है वेरिएबल की, ठीक है। अगर यहाँ पे अली इज़ बीइंग सेव्ड तो इसका मतलब है ये सर्च नेम जो है अब एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल बन गया। फिर मैंने एक क्वेरी के नाम से वेरिएबल बनाया और उसके अंदर नॉर्मल DML की क्वेरी मैंने स्टोर कर दी है। सेलेक्ट नेम कॉमा ईमेल फ्रॉम यूज़र डेटा इज़ द टेबल वेयर नेम इज़ इक्वल टू और सर्च नेम का वेरिएबल को मैंने वैल्यू पास कर दिया यहाँ पे डॉलर सर्च नेम करके। तो ये दिस इज़ अ स्टैंडर्ड क्वेरी, वही आम तरीके से जिस तरह आप क्वेरी लिखते हैं। और उसके बाद MySQL क्वेरी के अंदर मैंने डेटाबेस का हैंडल जो मैंने ऊपर बनाया था वो DB हैंडल पास कर दिया है और साथ में डॉलर क्वेरी कर दिया इसको कि ये वाली जो क्वेरी अभी मैंने ऊपर लिखी थी ये वाली मैंने पास कर दिया MySQL क्वेरी में। और MySQL क्वेरी जैसे ही एग्जीक्यूट होगी वो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगी। अब इट इज़ पॉसिबल कि आपके रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डिफरेंट रोज फेच हो गई हो, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि ऐसा होता है कि आपके पास अगर प्राइमरी की यूज़ नहीं की तो आपके पास मल्टीपल रोज आ सकती हैं किसी भी क्राइटेरिया के लिए। उस चीज़ को रीड करने का क्या तरीका है, प्रोसेस करने का क्या तरीका है कि आप कहेंगे MySQL _fetch array। अब ये भी एक फंक्शन है और जब इसको आप एक वेरिएबल पास करते हैं तो वो रो बाय रो आपको वैल्यूज देता है। पहले वो फर्स्ट रो यानी कि फर्स्ट टपल जो उसने रिट्रीव किया वो फेच सेंड करता है, देन सेकंड टपल। हर टपल के अंदर क्या क्या कॉलम्स होंगे, वो कॉलम्स वही होंगे जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए थे। सिलेक्ट नेम और ईमेल किया था, इसका मतलब है आपके पास हर टपल में दो ही कॉलम्स होंगे, नेम और ईमेल। तो यहाँ पे अब मैं वाइल लूप के अंदर, वाइल लूप इज़ द सेम जस्ट लाइक एनी अदर लैंग्वेज, और इस लूप के अंदर ही फिर मैं इस इंफॉर्मेशन को देख रहा हूँ कि वो आपको एको नेम कह रहे हैं। तो एको का मतलब है प्रिंट और फिर वो एक स्ट्रिंग दे रहा है कि भाई इस स्ट्रिंग को प्रिंट कर दो, तो वो तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एको डॉलर रो। अब ये जो है डॉलर रो का मतलब है कि रो का जो वेरिएबल था उसके अंदर से नेम की वैल्यू जो वैल्यू आई है मुझे वो वैल्यू प्रिंट करके दिखाओ। देन वो कहता है एको BR, तो ये BR का पूरा वो टैग प्रिंट कर रहा है। ये टैग एज इट इज ब्राउजर को पास होगा और ब्राउजर जब इसको इंटरप्रेट करेगा तो उसे समझ आ जाएगी कि ये तो HTML का टैग है, तो लेट अस शिफ्ट द नेक्स्ट कमिंग आउटपुट इनटू द न्यू लाइन। तो उसके बाद वाली जो चीज़ें हैं उनको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। तो नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट करना है जी, नेक्स्ट कमांड आई है एको ईमेल। ईमेल वाली चीज़ एको लिखी हुई है, एको हो जाएगी और फिर उसके बाद रो ईमेल कि रो के वेरिएबल में जो ईमेल की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। एंड देन अगेन अ न्यू लाइन टैग BR वाला जो टैग है। अब आपने ये देखा कि इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट कैसे करना है किसी भी टेबल के अंदर से और उसको PHP में एग्जीक्यूट करा के फ्रंट एंड पे यूज़र को कैसे डिस्प्ले कराना है। इसी की जगह पे अगर आप इंसर्ट की क्वेरी लिख देते तो वो जो यूज़र से आपने इनपुट ली थी फॉर्म के अंदर वो उसको आप डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते थे। दिस इज़ हाउ आप इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं और डेटाबेस वाली इंफॉर्मेशन को फर्दर यूज़र तक प्रोपोगेट कर सकते हैं।
वंस यू आर डन विद द फंक्शंस ऑफ डेटाबेस, तो आप डेटाबेस से अपना कनेक्शन क्लोज कर देते हैं। आप सिंपली MySQLi क्लोज का फंक्शन लिखेंगे और वो आपके पास उसका जो कनेक्शन है वो क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मैंने हेल्पिंग रिसोर्सेज दे दिए हैं, कुछ ट्यूटोरियल्स दे दिए हैं। यू कैन फॉलो दीज ट्यूटोरियल्स फॉर दोज स्पेशली हु वांट टू डू देयर प्रोजेक्ट इन द PHP एंड वेब बेस्ड डोमेन। ठीक है, ये आपके पास डाउनलोड के URLs हैं, जैम्प और वैम्प। इन टूल्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डाउनलोड लिंक्स आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं इस फाइल के अंदर। ये फाइल LMS पे अपलोड कर दी गई है। अब बात ये आती है कि आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे करेंगे फॉर दोज, अगेन ओनली फॉर दोज हु वांट टू डू द प्रोजेक्ट इन द वेब डोमेन, और इस तरीके से वो इसको यूज़ करना चाहते हैं। सो हमारे पास एक एस्पेक्ट होता है जी कि हम लोगों को सर्वर यूज़ करना होता है। ठीक है, सो वन ऑफ द थिंग्स इज सर्वर। सर्वर ने एग्जीक्यूशन करनी है, सर्वर ने DBMS को रन करना है, और सर्वर के अलावा जो दूसरी चीज़ होती है दैट इज़ द क्लाइंट। क्लाइंट तो आपके पास ब्राउज़र हो जाता है, आप ब्राउज़र के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं। अब सर्वर पे क्या क्या चीज़ें रन होंगी, एक तो सर्वर का अपना जो चीज़ सर्वर का मैनेजिंग सॉफ्टवेयर है वो यूज़ होगा। तो आपको मैनेजिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। सर्वर खुद था क्या, सर्वर असल में एक कंप्यूटेशनल डिवाइस थी जिसके पास कोई कंप्यूटेशनल पावर थी, कुछ कैलकुलेशन वो कर सकता है, कुछ उसके पास कोई नेटवर्क के पोर्ट्स थे, वो नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन कर सकता है एंड सो ऑन। तो उसको एक मैनेजिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। उसके अलावा जो मैनेज करने वाली चीज़ है उसके, चूँकि आपने डेटा स्टोर करना है तो यू ऑल्सो नीड अ DBMS, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी चाहिए। और उसके अलावा एक तीसरी चीज़ आपको चाहिए एंड दैट वाज कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। कि मैनेजिंग सॉफ्टवेयर तो चाहिए, लेकिन उस मैनेजिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आप ये चाहते कि सर्वर के ऊपर कोई लैंग्वेज एग्जीक्यूट होगी, विच इन आर केस वाज PHP। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपको चाहिए फॉर अ कंप्लीट वेब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इन तीनों चीज़ों को पूरा करने के लिए आपके पास मैनेजिंग सॉफ्टवेयर, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है विच इज़ कॉल्ड अपाची सर्वर। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ओपन सोर्स लैंग्वेज अवेलेबल है विच इज़ PHP, और डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक ओपन सोर्स चीज़ अवेलेबल आपके पास है दैट इज़ MySQL या फिर MariaDB। बोथ ऑफ दीज आर कमिंग। करेंटली MariaDB चल रही है फॉर द मोस्ट पार्ट, लेकिन जनरली हम उसको MySQL के नाम से ही रेफर कर रहे होते हैं। अच्छा, अपाची आपके पास एक टूल है जो कि सर्वर पे इंस्टॉल होगा। उस अपाची के सर्वर से जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो वो PHP को एग्जीक्यूट करेगा, और PHP के स्क्रिप्ट के अंदर आपने कहीं कहीं पे ये बताया होगा कि MySQL की डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है। सो यू नीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। टेकिंग द फर्स्ट कैरेक्टर जी फॉर ईच ऑफ द टूल्स, इसके इन तीनों को एक पैकेज बनाया गया, और इस पैकेज को बना के जब आपने विंडोज स्पेसिफिक टूल बनाया तो दैट इज कॉल्ड वैम्प। ओके, दिस आई गॉट मिक्स्ड, टेक्निकली दिस इज MP। ठीक है, तो ये वैम्प है, और उसके अलावा आपने क्रॉस प्लेटफॉर्म बना दिया जो Ubuntu लिनक्स वगैरह पे भी चलेगा और विंडोज़ पे भी चलेगा, तो उसके लिए उसका नाम है जैम्प। यू कैन इंस्टॉल, डाउनलोड एंड इंस्टॉल एनी ऑफ दीज टूल्स। इन टूल्स के नतीजे में जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके विंडोज़ की मशीन को ही उसके अंदर एक छोटा सा कंपोनेंट, वो एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट कर देगा आपकी डिवाइस के अंदर ही, लैपटॉप पे ही, और आपको एक वेब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट दे देगा। यहाँ पे जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो वो कम्युनिकेट करने के लिए एक ख़ास पोर्ट आपकी यूटिलाइज़ करेगा, एक ख़ास एड्रेस यूटिलाइज़ करेगा, जिसके ऊपर जब भी आप ट्रैफिक सेंड करेंगे या ट्रैफिक रिसीव करनी होगी तो वो पोर्ट यूटिलाइज़ होगा। दैट पोर्ट इज़, उसका जो एड्रेस है दैट इज़ 127.0.0.1। इस चीज़ को, इस एड्रेस को कॉमनली रेफ़र किया जाता है लोकल होस्ट के नाम से। मकसद ये होता है कि ये होस्ट एड्रेस है लेकिन ये आपके लोकल सिस्टम पे मौजूद है, एंड दिस इज़ यूजुअली बीइंग यूज्ड फॉर डिफरेंट वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे तो यू मे एक्सपेक्ट सम एरर्स, क्योंकि आप लोग जो स्काइप और टीम्स यूज़ कर रहे हैं तो यूजुअली ऐसा हो जाता है कि इन सॉफ्टवेयर्स के जो पोर्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं वो सेम होते हैं जो कि जैप भी यूज़ करता है। जनरली जैप यूजेस पोर्ट 3306, तो अगर वो यही पोर्ट यूज़ कर रहा है और स्काइप या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी ये पोर्ट यूज़ कर रहा है तो यू मे फाइंड सम क्लैशेस। गूगल करेंगे आपको बड़ी आसानी से इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आपने जस्ट सेटिंग्स में जाके पोर्ट चेंज करना होता है फाइल्स में, और आपका जो ओवरऑल स्क्रिप्ट है इट रन्स फाइन। तो ये आप इन वैम्प और जैम्प में से कोई भी टूल यूज़ करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं।
सो दिस इज़ द जनरल ब्रीफ फॉर टुडेज़ लैब। आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गोइंग थ्रू विद वेब बेस्ड प्रोजेक्ट, तो फिर आप इसको एग्जीक्यूट करके और इसके सारी जो लैब है इसको एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म भी करेंगे।